तो अगर हम शुरुआत करें सरकार के ढांचे से या नागरिकों के हक से, ब्रिटेन का असर तो सुना है काफी रहा। हाँ, ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, मतलब ये प्रधानमंत्री और कैबिनेट वाली जो व्यवस्था है वो ली गई, और एकल नागरिकता का विचार भी। लेकिन अमेरिका का योगदान भी बहुत बड़ा है, जैसे संविधान की प्रस्तावना, वो वी द पीपल वाला आइडिया, फिर मौलिक अधिकार, हाँ, फंडामेंटल राइट्स, और शायद सबसे जरूरी न्यायपालिका की आजादी और वो न्यायिक समीक्षा की ताकत। न्यायिक समीक्षा मतलब कोर्ट्स की वो पावर जिससे वो कानूनों को चेक कर सकती हैं कि वो संविधान के हिसाब से हैं या नहीं। एकदम सही, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है अमेरिका से ही लिया गया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर्स। हाँ, यानी सरकार के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अपना अपना काम करें। और ब्रिटेन से भी कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ और रिट जारी करने की अदालतों की शक्ति, ये भी महत्वपूर्ण विचार लिए गए। ये तो हुई केंद्र सरकार और अधिकारों की बात। लेकिन भारत तो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ। बिल्कुल। तो ये जो संघीय ढांचा है वो कहाँ से प्रेरित था? उसके लिए हमने कनाडा की तरफ देखा। वहां से एक मजबूत केंद्र वाला फेडरल सिस्टम लिया गया। मजबूत केंद्र? हाँ, जिसमें जो बची कुची शक्तियां हैं, मतलब रेसिडुअल पावर्स, जी, वो केंद्र के पास रहती हैं। ये शायद भारत की एकता बनाए रखने के लिहाज से जरूरी समझा गया होगा। और ये जो लिस्ट होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, हाँ, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ये वो विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अच्छा। पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे संविधान पर सबसे गहरा असर शायद 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का था। हाँ, वो तो बहुत बड़ा दस्तावेज था। बिल्कुल। संघीय योजना, गवर्नर का ऑफिस, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बहुत सी चीजें काफी हद तक वहीं से ली गईं। वो एक तरह से हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट जैसा था। सही कहा। अच्छा, संविधान सिर्फ ढांचा तो नहीं है, ये एक दिशा भी लेता है। जैसे आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत, उनका क्या रोल है? वो तो कोर्ट में लागू भी नहीं करवा सकते। हाँ, वो कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन उनका मकसद सरकार को एक रास्ता दिखाना है, एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का लक्ष्य तय करना है। मतलब शासन के लिए वो नैतिक दिशा निर्देश जैसे हैं, गाइडलाइंस। हाँ। और फ्रांस की क्रांति से हमें गणतंत्र की अवधारणा मिली। मतलब देश का मुखिया चुनावा होगा, राजा या रानी नहीं। रिपब्लिक। हाँ, रिपब्लिक। और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श हैं, वो भी वहीं से प्रेरित हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। और सामाजिक न्याय, कहीं पढ़ा था कि रूस, मतलब तब के सोवियत संघ का भी कुछ असर था। हाँ, बिल्कुल। मौलिक कर्तव्य जो बाद में जोड़े गए, और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है, उस पर सोवियत प्रभाव माना जाता है। ये दिखाता है कि संविधान निर्माता सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी को भी कितनी अहमियत दे रहे थे। कमाल है। यहाँ तक कि संविधान को बदलने का तरीका या इमरजेंसी के प्रावधान, ये भी बाहर से लिए गए। हाँ, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया सीखी, जो ना बहुत आसान है, ना बहुत मुश्किल, एक संतुलन है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, वो तरीका भी वहीं से आया। और आपातकाल, इमरजेंसी, वो जर्मनी के वाइमर संविधान से ही आ गया। जब देश में आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कैसे होगा, ये प्रावधान वहां से प्रेरित है। एक और टर्म आता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये कहाँ से? ये दिलचस्प है। इसका मुख्य स्रोत जापान माना जाता है, पर इस पर ब्रिटिश प्रभाव भी दिखता है। इसका मतलब है कि कानून की एक तय प्रक्रिया के बिना किसी को उसकी जिंदगी या आज़ादी से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये सब जानकर क्या लगता है? मुझे तो यही समझ आ रहा है कि हमारे संविधान निर्माता कितने खुले दिमाग के थे, दुनिया भर से सीखने को तैयार। बिल्कुल सही।